नमस्कार। वित्तीय साक्षरता की पाठशाला में आप सबका पुनः स्वागत है। वित्तीय साक्षरता के 5 सूत्रों में 4 सूत्र के संबंध में अपन बातचीत कर चुके हैं, जिसमें वित्तीय नियोजन, बुद्धिमत्तापूर्ण खर्च, स्मार्ट बजट और परिपक्वतापूर्ण ऋण शामिल है। आज के इस सत्र पे हम सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में बात करेंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि बीमा और पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं। बीमा से संबंधित योजना में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा है। दुर्घटना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर या वो स्थायी या आंशिक रूप से अपंग हो जाए तो बीमा की राशि मिलती है, और बीमा की राशि 2 लाख रुपए। तो दुर्घटना में अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो बीमा कंपनी जो है इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का भुगतान कर देगी। और दुर्घटना की वजह से बीमित व्यक्ति की अपंगता हो गई, मौत नहीं हुई, अपंगता हो गई, तो स्थायी अपंगता में 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता में 1 लाख रुपए भुगतान का प्रावधान है। तो आइए समझते हैं स्थायी अपंगता क्या है। अगर दुर्घटना के वजह से बीमित व्यक्ति का दोनों आँख, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक आँख, एक हाथ, एक पैर काम करना बंद कर दे, इनकी अपूरणीय फिर से सही होने वाली क्षति ना रहे, माने ये क्षति जो है पुनः रिकवर ना हो पाए, तो इस तरह की विकलांगता को स्थायी विकलांगता कहेंगे। और बीमित व्यक्ति को 2 लाख रुपए बीमित राशि है उसका भुगतान हो जाएगा। और आंशिक विकलांगता की बात करें तो 1 आँख, 1 हाथ, 1 पैर, किसी भी एक अंग के नुकसानी पे उसे 1 लाख रुपए बीमा की राशि का भुगतान होगा। आइए समझते हैं इस योजना में शामिल होने की उम्र क्या है। तो इस योजना में कोई भी व्यक्ति जिसका किसी बैंक, किसी पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खाता हो, जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष की हो, वह इस योजना में, इस बीमित योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। और इसमें जो वार्षिक प्रीमियम है वह प्रीमियम 20 रुपये प्रति वर्ष है, अर्थात 20 रुपये प्रति वर्ष की ऑटो डेबिट बचत खाते से स्वयं कट जाने का विकल्प देके इस योजना में शामिल हो सकते हैं। और ये जो बीमा की अवधि है वह अवधि 1 जून से शुरू होकर 31 मई को समाप्त होती है, अर्थात 31 मई से पहले प्रति वर्ष जो बीमा है उसका रिन्यूअल करना आवश्यक है। थोड़ा इसके क्लेम के बारे में भी अपन जान लें कि भाई अगर बीमित व्यक्ति की मौत हो गई दुर्घटना की वजह से, या दुर्घटना की वजह से आंशिक स्थायी विकलांगता हो गई, तो कैसे इसका क्लेम जो है वो दर्ज किया जा सकता है। तो बैंक की जिस शाखा में उन्होंने इस बीमा के लिए आवेदन किया है, वहाँ दुर्घटना होने के 30 दिवस के अंतर्गत जो दावा है उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और दावा प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित फॉर्म है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के साथ जो है जो दस्तावेज हैं,
मृत्यु हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। विकलांगता है तो विकलांगता के प्रमाण पत्र चिकित्सक द्वारा जारी देना पड़ेगा। ऐसे दस्तावेज जो आवश्यक हैं वो लगा के शाखा में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और प्रस्तुतकरण की अवधि जो है वह 30 दिवस की है। जब बैंक की शाखा में क्लेम प्रस्तुत कर दिया गया तो अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट उसके साथ जो संलग्न है सही है तो 7 दिवस के अंतर्गत वो बैंक की शाखा उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को अग्रेषित करेगी और इंश्योरेंस कंपनी है वह भी 7 दिवस के अंतर्गत क्लेम को प्रोसेस करके उसका भुगतान जो है, जो बीमित व्यक्ति है, अगर मृत्यु हो गई है तो नॉमिनी को और विकलांगता है तो उसको उसके खाते में कर देगी। यह मोटी मोटी जानकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में मैं समझता हूँ आपको दे पाया। दूसरी जो बीमा की योजना है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे वह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो यह जो है यह भी 2 लाख रुपए का बीमा है। 2 लाख रुपए की बीमित राशि होती है। जो बीमित व्यक्ति है वो 2 लाख रुपए कारण उत्पन्न होने से उस राशि को प्राप्त होने का हकदार होता है। इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति का बचत खाता होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और 50 वर्ष के अंतर्गत अगर ये बीमा उन्होंने ले ली, इस बीमा की सुरक्षा प्राप्त कर ली तो 55 वर्ष की आयु तक प्रीमियम पटा के इस बीमा की सुविधा को सतत रख सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैं कहा कि इस बीमा योजना में भी 2 लाख रुपए की बीमित राशि है और किसी भी कारण से अगर बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है, इसमें विकलांगता की बात नहीं है, अगर डेथ होती है तभी बीमित राशि का भुगतान होता है। और कोई भी कारण हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, तो 2 लाख रुपए का भुगतान बीमा कंपनी कर देगी। इसमें जो है वो 30 दिन का क्वेश्चन पीरियड है। तो अगर कोई व्यक्ति इस बीमा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरता है, इसकी पात्रता बनता है, तो पात्र बनने के 30 दिवस के अंतर्गत अगर उसकी मौत हो गई तो बीमा की राशि के पात्र, बीमा को प्राप्त करने के पात्र वो नहीं होंगे। लेकिन अगर उनकी मौत दुर्घटना की वजह से हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो बीमा प्राप्त करने के लिए, बीमा की राशि प्राप्त करने के वो हकदार होंगे। इस बीमा का जो प्रीमियम है वह वार्षिक 436 रुपये है। इस योजना के अंतर्गत अगर पहले क्वार्टर में, यह बीमा योजना भी 1 जून से 31 मई तक वैध रहती है। 1 जून से शुरू होती है, 31 मई को समाप्त होती है और 31 मई को से पहले वर्ष के उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो जैसे आपको पता है कि इसमें जो एनुअल प्रीमियम है वो 436 रुपये का है। लेकिन अगर बाद के क्वार्टर में, मासिक क्वार्टर में, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर तो बीमा की राशि जो है वह 436 देनी है। लेकिन इसकी मेंबरशिप जो है वह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे अलग अलग क्वार्टर में लेंगे तो कुछ कुछ राशियों के रिबेट हैं, क्योंकि बीमा जो है कम अवधि को कवर करती है। तो इस तरह दोनों बीमा योजना के बारे में आपको जानकारी देने की मैं कोशिश किया हूँ। अब अपन चलते हैं जो तीसरी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे अटल पेंशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करें। तो आप सबको मालूम है कि जब तक व्यक्ति का शरीर काम कर रहा है तब तक तो वह अपने जीवन के पोषण के लिए, अपने जीवन के लिए धन अर्जित कर पाता है।
लेकिन जब शरीर जो है वह अशक्त हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, जब वो काम करने के लिए सक्षम नहीं होता, तो ऐसे समय पे जीवन की गारंटी, अब सबको मालूम है कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जैसे सरकारी नौकरी में लोग हैं या कोई संस्थान में लोग काम कर रहे हैं, तो 60 वर्ष की उम्र होने के बाद उनको एक पेंशन मिलता है, उस पेंशन से उनका जीवन यापन सरल हो जाता है। लेकिन अपने समाज में अधिकतम लोग ऐसे हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसान हैं, गांव में मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। उनके लिए एक पेंशन की सुविधा उपलब्ध करने के लिए अटल पेंशन योजना 2015 पे सरकार ने चालू करी है। तो इस अटल पेंशन योजना की सदस्यता ले लें, इसमें भी जो सदस्य उनको उनकी उम्र 60 वर्ष के बाद उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो इस योजना में शामिल होने के लिए जो व्यक्ति है उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और जैसे ही 60 वर्ष तक पूरा अंशदान करना है और 60 वर्ष के अगले महीने से उनको 1000 से 5000 रुपया के बीच पेंशन जो वो विकल्प भर कर देंगे मिलना शुरू हो जाता है। अपन ने बात की कि योजना में शामिल होने के लिए उम्र 18 से 40 के बीच होना चाहिए। 18 साल का कोई व्यक्ति है तो 60 वर्ष तक उसको इस योजना के अंतर्गत अंशदान देना है। इस तरह वो 42 वर्षों तक राशि जमा करता है, और 40 वर्ष का व्यक्ति जो है केवल 20 वर्ष तक अंशदान करता है। तो ये जाहिर बात है कि इस योजना में जो अंशदान की राशि है वह व्यक्ति जो इस पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं उनके उम्र पर निर्भर करती है, और निर्भर करती है कि वो कितना पेंशन प्राप्त करेंगे। अगर उनकी उम्र 18 साल है, वो 1000 रुपये पेंशन प्राप्त करेंगे तो कम राशि देनी पड़ेगी। उनकी उम्र 18 से अधिक है और 1000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहेंगे तो कुछ अधिक राशि देनी पड़ेगी। उसी तरह 40 वर्ष का जो व्यक्ति है वो 1000 रुपये पेंशन प्राप्त करने पड़ेगा तो कुछ अधिक राशि देनी पड़ेगी, 5000 के लिए अधिक राशि देनी पड़ेगी। इसका जो चार्ट है, जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से 18 वर्ष का एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000 रुपया पेंशन अगर लेना चाहे तो उन्हें 42 रुपये प्रति माह कंट्रीब्यूट करना है, और 5000 रुपये का पेंशन चाहे तो 210 रुपया कंट्रीब्यूट करना है। इस तरह अपने अंशदान की राशि देकर 60 वर्ष पूरा होते ही अगले महीने से इस योजना के अंतर्गत शामिल व्यक्ति 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जिस राशि के लिए इस योजना में शामिल है उस राशि का पेंशन प्राप्त करने का हक रखता है। इस योजना में खास बात है कि पेंशन जो है वो गारंटेड है। बाजार कहीं भी जाए, बाजार में ब्याज की दर कुछ भी रहे, बाजार में आर्थिक संकट कुछ भी रहे, लेकिन इस योजना के अंतर्गत शामिल व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद पेंशन की राशि तय है। अगर उसने 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट किया तो 1000 रुपये हर महीना उसको मिलना ही है, और 5000 रुपये के लिए कंट्रीब्यूट किया है तो 5000 रुपये हर महीने मिलना है। तो गारंटेड पेंशन है। फिर दूसरी सुविधा यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यता लेता है तो उसके डेथ के बाद, उसकी मृत्यु हो जाने से तो पेंशन जो है उसकी स्पाउस को, अगर पति है तो उसकी पत्नी को, अगर किसी महिला ने, विवाहित महिला ने इस पेंशन के अंतर्गत कंट्रीब्यूट किया है तो उसके डेथ के बाद उसके पति को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरह जब दोनों लोग नहीं रहते तो जो पेंशन का कॉर्पस है वह कॉर्पस जिसको नॉमिनेट करते हैं उसके परिवार के उस उत्तराधिकारी को भुगतान हो जाता है। इस तरह पेंशन जो है वो कंट्रीब्यूट करने वाले को, उसके ना रहने पर उसकी पति है तो पत्नी को, महिला है तो उसके पति को पेंशन की राशि मिलनी है, और जब दोनों ने रहे तो उसके
परिवार के लोगों को उसका जो कॉर्पस है 60 वर्ष तक को जमा करते हैं, वो कॉर्पस जो है उसके उत्तराधिकारी को मिल जाता है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत अगर 60 वर्ष के पहले जिसने अटल पेंशन के अंतर्गत अंशदान किया उसकी 60 वर्ष के पहले मृत्यु जाती है, तो इस स्थिति में पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि उसने जो कंट्रीब्यूट किया हो वो कंट्रीब्यूशन जो है उसके परिवार को, अगर पति ने किया है तो उसकी पत्नी को उसको पेमेंट हो जाएगा। इसमें एक विकल्प यह भी है कि जो स्पाउस है वह उस राशि को ना लेके इस पेंशन के लिए खुद कंट्रीब्यूट करके इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अर्थात किसी पति ने पेंशन के लिए विकल्प दिया है, इस पेंशन की पात्रता रखी, इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो नहीं रहे तो उसकी पत्नी जो है उसके डेथ होने पर इस योजना के अंतर्गत आगे जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है और वो भी पेंशन की पात्र हो सकती है। तो इस तरह सामाजिक सुरक्षा योजना पे जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और अटल पेंशन, इसकी मोटी मोटी जानकारी आपको देने की मैं कोशिश किया हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के इस सत्र के बाद वित्तीय साक्षरता के 5 सूत्रों को अपन समझ पाए। अगले सत्र पे हम जो हैं जो स्मार्ट बचत है उसके अंतर्गत विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के बारे में, ऋण है तो ऋण की विभिन्न योजनाओं के बारे में, ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट को लेकर आपके बीच शामिल होंगे। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय विहान। नमस्ते।